जी, सभी को नमस्ते। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही हो तो किसी कोई एक व्यक्ति। जी जी काका आ रही है। तो आज की प्रस्तुति फिर से काउंसलिंग साइकोलॉजी पर है, नेतल बहन के द्वारा। और उनके बारे में कुछ नए लोग जुड़े हैं, इसलिए दोबारा से बता देता हूँ। वो अभी मानव तीर्थ में रहकर 1 वर्षीय अध्ययन मध्यस्थ दर्शन के लिए तीनों अभ्यास, चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास और क्षमाभ्यास वो कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने जो पारंपरिक शिक्षा है उसमें MBA की डिग्री ली है और लॉ कर रही थी, और लगभग वो समापन पर है, ऐसा मुझे सूचना है। इस बीच में मनोविज्ञान लेखन, जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान मध्यस्थ दर्शन के अनुसार प्रस्तावित है, और जो अभी पारंपरिक मनोविज्ञान में जो पढ़ाया जा रहा है, तो पारंपरिक मनोविज्ञान में बहुत सारे प्रश्न जो अनुत्तरित हैं, मध्यस्थ दर्शन के आलोक में वो उत्तरित होते हुए महसूस होते हैं, जो हम पुराने अध्येता हैं उनको। और इस तरह से एक नई दिशा खुलती है, जो पारंपरिक मनोविज्ञान पढ़ाए जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उसके लिए, और हम लोग सभी लोग उसके लिए कोर्स कंटेंट के लिए लगे हुए हैं, जिसमें नेतल बहन अहम भूमिका कर रही हैं, एक कोऑर्डिनेटर की तरह हैं, और उसी तरह आरती बहन भी हैं। ये दो बहनें जो है वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में है। तो नेतल बहन ने 2 सेशन इससे पहले काउंसलिंग साइकोलॉजी पर लिए हैं। पहले वाले सेशन के कुछ बिंदु जो है वो कुछ शुरुआत में रखेंगे, तत्पश्चात जो लास्ट सेशन लिया है उन्होंने, तो जो कंटेंट राइटिंग में उन्होंने काउंसलिंग साइकोलॉजी पर अपने इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल अप्रोचेस, काउंसलिंग प्रोसेस आदि को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसमें से कुछ बिंदु, अहम बिंदुओं को भी उन्होंने पिछले दिनों टच किया था, जैसे थेरापिक काउंसलिंग क्या है आदि। तो आज हम उनसे कुछ और इसके बारे में जानने की अपेक्षा रखते हैं, और साथ ही उनकी प्रस्तुति के उपरांत हम कुछ प्रश्नोत्तरी के लिए भी समय बचा कर रखेंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, और नेतल स्वागत है। नमस्ते काका, थैंक यू। मैंने एक बार जो पिछले सेशन में रखा था उसका एक बार ब्रीफ में रख देती हूँ। काका मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, काउंसलिंग साइकोलॉजी दिख रही है। जी। तो मैं अभी ये काउंसलिंग साइकोलॉजी इस सब्जेक्ट पे अपना शेयरिंग रख रही हूँ। तो सबसे पहले इसको मैंने इन 4 पार्ट में इस वाले पोर्शन को डिवाइड किया है। काउंसलिंग साइकोलॉजी की, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, इसका हिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में डिफरेंशिएशन। तो एक काउंसलिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या होता है, इसका पूरे का एक ब्रीफ आइडिया आ जाए, ये एक फर्स्ट पार्ट में रखने का कोशिश किया। सेकेंड पार्ट रखा था अप्रोचेस एंड थेरीज, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरह की अलग अलग थेरीज है साइकोलॉजी में। और आज के क्लास में स्किल्स एंड टेक्निक्स। जब हम काउंसलिंग साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें काउंसलर का एक काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो काउंसलर को ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आनी चाहिए, या ऐसे कौन से बिंदुओं पर उसका ध्यान जाना चाहिए, इसके बारे में आज के सेशन में हम मेजरली बात करेंगे। तो जैसे शॉर्ट में मैं अभी तक का एक बार ब्रीफ में रख देती हूँ। काउंसलिंग, जैसे इनफॉर्मल काउंसलिंग और फॉर्मल काउंसलिंग, इस बारे में हमने बात की कि जैसे जो हम लोग घर में किसी से चर्चा करते हैं या किसी बड़े की जो सलाह लेते हैं, उसको हमने इनफॉर्मल काउंसलिंग बोला, जो कि घर में या वर्क प्लेस में हो सकता है। सेकेंड, फॉर्मल काउंसलिंग, जब हम किसी
मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, या डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, या कोई रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स है, जैसे कोई साधु संत जिनको हम लोग मानते हैं, इनसे जब हम किसी चीज की गाइडेंस या हम क्या करें इस तरह से अगर कुछ उनसे गाइडेंस या उनसे समझते हैं, तो उसको एक फॉर्मल काउंसलिंग ये नाम दिया। एक्चुअली जब हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करें तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो जब एक प्रॉपर ट्रेन्ड कोई काउंसलर से जब हम जब कोई हम हेल्प ले रहे हैं, या कभी हम अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से उनसे जब हम उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर सेक्ट को हमने काउंसलिंग साइकोलॉजी ये चीज बोला। और इसी के बारे में हम आगे और बात करें। इसके बाद हमने ये समझा कि काउंसलिंग क्या है और काउंसलिंग क्या नहीं है। ये एक काफी इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसको एड्रेस करना ऐसा लगता है कि काफी जरूरी है। केवल इंफॉर्मेशन देना या किसी को एडवाइस देना या किसी की बात सुन के अपना एक उस पे जजमेंट रख देना या अपना कोई उस पे मत बनाना, ये काउंसलिंग नहीं है। किसी को इंस्ट्रक्शंस देना कि आप ये करो या ये मत करो, इसको भी काउंसलिंग नहीं कहा जाता। और कोई अगर आपके पास किसी तरह का प्रॉब्लम लेके आता है और आप उसको कोई ऐसा सोल्यूशन देते हो कि हाँ ठीक है आप ये चीज कर लीजिए या ये चीज मत कीजिए, डायरेक्ट अगर आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हो, तो दिस ऑल डोमेन्स आर नॉट काउंसलिंग, ये काउंसलिंग नहीं। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन ये उठता है कि काउंसलिंग क्या चीज है। तो हमने ऐसे समझा कि काउंसलिंग मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप सामने वाले को अपने आप को पहचानने में मदद करो, उनके सॉल्यूशंस खुद ढूंढने में मदद करो। अब उनको पहचानने में और उनको उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में कैसे मदद करेंगे, तो इसके लिए काउंसलर का एक मेजर ये रोल होता है कि उनको हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मतलब एक अलग दृष्टि कैसे बन सके उसके लिए हम उन्हें गाइड। इसमें फिर एक ये भी मुद्दा है कि काउंसलिंग एक आर्ट है या साइंस है, तो हमने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि काउंसलिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब इसको आर्ट और साइंस बोथ इसीलिए बोला क्योंकि कहीं एक एस्टैब्लिश एक क्लाइंट के साथ आपकी बातचीत हो रही है, एक रिलेशनशिप है, तो ये जो एस्टैब्लिश करने का एक जो तरीका है, इसको हमने आर्ट के संदर्भ में बोला। एंड इट इज नोन एज साइंस बिकॉज इसके कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म्स है, थेरीज है, इसमें रिसर्च हुए हैं, काफी टेक्निक्स के थ्रू काउंसलिंग किया जाता है, इसलिए दिस इज नोन एज साइंस। गाइडेंस काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, इसको हमने पहले दोनों सेशंस में काफी डिस्कस कर लिया है। और फिर इसके बाद हमने ये भी एक चर्चा की कि कोई काउंसलर कैसे बन सकता है। तो मेजरली 3 हेड्स में इसको समझा कि एक उसके पास कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई पर्सनल क्वालिटीज चाहिए, और इसके साथ एक मान्यता चाहिए, एक लाइसेंसिंग चाहिए, जो एक एक्ट के तहत उनको लाइसेंस मिल रहा है, और अगर वो कुछ गाइडलाइन स्पेसिफाई करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल काउंसलर के तौर पे काम कर सकते हैं। फिर हमारे सेकेंड चैप्टर में हमने कुछ अप्रोचेस और थेरीज पढ़ी। सबसे पहले साइकोथेरेपी, जो कि अल्फ्रेड फ्रेड ने दी है। इसी के एक्सटेंशन में हमने साइको एनालिटिकल अप्रोच और साइको डायनामिक थेरीज पढ़ी, जो कि फ्रेड ने जो थेरीज प्रोपाउंड की है उसी के एक्सटेंशन में जो थेरीज आई उसको हमने साइको डायनामिक थेरी में पढ़ा, जो कि ये भी समझा कि ये काफी पुराना थेरी है। और इसमें ये चीज भी एक समझ में है कि इन्होंने कॉन्शियसनेस को एक आइडेंटिफाई किया है, एंड इवन ह्यूमन एंड रिलेशंस और इमोशंस को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे ट्रीट करते हैं उसको भी काफी ज्यादा इस पर डील किया। आफ्टर दैट हमने कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच के बारे में पढ़ा, जिसमें किस तरह से हम कॉग्निशन को या बिहेवियर को एक लर्निंग मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें जैसे एक ये भी थेरी में ये भी एक चीज प्रोपाउंड की गई है कि ह्यूमन इज कैपेबल ऑफ अनलर्निंग द प्रीवियस पैटर्न्स एंड बिल्डिंग न्यू habits and building new effective roles and habits in himself। तो इससे ये भी एक चीज समझ में है कि कोई भी नई चीज की आदत या कोई भी अच्छी चीज जो है, जो आदमी को किसी ग्रोथ के तरफ ले जा रही है, वो करना ही चाहेगा और वो करता है। तो एनी सॉर्ट ऑफ ऐसी आदतें जो उसको गलत दिशा में लेके जा रही है, उसको छोड़ के एक नए पैटर्न बनने की स्पेस है, वो इस थेरी में बताया गया। देन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में बात की, जो कि काफी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है।
जिसमें पर्सन को सेंटर में रख के केवल किसी घटना के रूप में नहीं, पर एक ह्यूमन की पूरी स्टडी करके उसको आगे और समझा गया और उस पर चर्चा की गई। उसके बाद में हमने सिस्टमैटिक फैमिली सेंटर्ड थ्योरी पढ़ा। सिस्टमैटिक फैमिली सेंटर्ड थ्योरी का मेजर आउटकम ये रहा कि उन्होंने फैमिली को एज ए यूनिट समझा और उसमें ये चीज को एक्नॉलेज किया कि केवल इंडिविजुअल को समझने से नहीं, पर काफी सारे उसके रेलेवेंट में या उसके आसपास जो लोग हैं या जो घटनाएं हो रही है उससे भी वो अफेक्ट होता है। तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको नाम दिया साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, जो एक मेंटल स्टेबिलिटी की बात करता है या मानसिक तौर पे उसमें एक स्थिरता आ जाए, इसको उसमें उन्होंने काफी ज्यादा एम्फोसिस किया। इस तरह से काउंसलिंग अप्रोचेस के डेवलपमेंट्स देखे गए। इसके बाद आज हम लोग स्किल्स एंड टेक्निक्स इसके बारे में बात करेंगे। स्किल्स एंड टेक्निक्स के संदर्भ में, तो स्किल्स एंड टेक्निक्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक काउंसलर के पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या टेक्निक्स के थ्रू एक अच्छी इफेक्टिव काउंसलिंग की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रैपोर्ट बिल्डिंग। रैपोर्ट बिल्डिंग मतलब ये होता है कि अ, एक काउंसलर और क्लाइंट के बीच में किस तरह का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाए, उसको बोला रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग को काउंसलिंग के पार्ट में काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका रेपो बिल्ड होगा अपने क्लाइंट के साथ, उतना ही अच्छा काउंसलिंग हो पाएगा। अब ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपका आपके क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो पाए, तभी जाके वो अपने बारे में कुछ आपके साथ शेयर कर पाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप अच्छा रेपो बिल्ड कर पाते हो तो ही आगे के कुछ कन्वर्सेशंस हो पाते हैं। तो इसलिए रेपो बिल्डिंग को एक बिल्डिंग ब्लॉक या फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। रेपो बिल्डिंग में मेजरली काम साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलर होता है उसका ये होता है कि वो अपने क्लाइंट को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए। अब इन्वायरमेंट किस तरह का, कि उसके क्लाइंट को एक काउंसलर पे ट्रस्ट हो, उसको एक तरह की सेफ्टी फील हो कि मैं यहाँ जो भी बोल रहा हूँ या जहाँ पे हमारे जो भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं ये एक सेफ इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। एंड ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाना कि क्लाइंट भी ओपनली अपनी सब बातें रख पाए। तो दिस इज मेजरली प्राइमरीली द रोल ऑफ काउंसलर कि वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। अब इस तरह का एनवायरनमेंट काउंसलर कैसे क्रिएट करेगा, तो उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स में मेजरली इस स्किल्स को आइडेंटिफाई किया कि वो जेन्युइन हो, जो उसका क्लाइंट है उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट इन व्हाट टर्म्स, कि वो उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करे एंड लाइक नॉर्मल ह्यूमन ये कंसिडर करे कि हाँ ये भी ठीक होना चाहता है एंड देयर इज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट। एक सेंस ऑफ एम्पैथी जो है वो उस काउंसलर में होना चाहिए कि वो एक लेवल की संवेदना जो है वो उस अपने क्लाइंट के साथ एस्टेब्लिश कर पाए, ताकि वो क्लाइंट को भी ऐसा माहौल मिले कि अब वो अपनी जो भी बात है उसको रख पाए और वो अपने बात को एक्सप्रेस कर पाए। इसमें जैसे हमने पहले भी पिछले क्लास में भी ये चीज डिस्कस की थी कि इसमें मेजरली ये चीज ध्यान रखनी है कि काउंसलर का लिसनिंग स्किल इसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक सुनने की जो क्षमता है वो उसकी सही हो और सुनने के साथ साथ वो सही आकलन कर पाए। सुनना मतलब केवल जो बोल रहा है उसको सुनना नहीं, बट इवन अंडरस्टैंडिंग कि बोलने में वो क्या इंटरप्रेट हो रहा है। तो इट इवन एसोसिएट्स विद बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। मतलब वो जिस तरह से बोल रहा है और कुछ चीजें जो वो बोल नहीं रहा पर उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रही है, ये सब चीजें भी समझना और इसको इंटरप्रेट करना, ये काउंसलर में एक स्किल जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब जब हम रेपो बिल्डिंग की बात करें तो रेपो बिल्डिंग किस तरह से हो, तो सबसे पहले बात बोली सेटिंग फाउंडेशन। सेटिंग फाउंडेशन इज कि सबसे पहली चीज तो ये अश्योरेंस हम अपने क्लाइंट को दे पाए कि उसमें उसके साथ जो भी बातें हो रही है ये कॉन्फिडेंशियल होगी और इस बात का उससे भी हम कंसेंट ले। अब जैसे हम भी अगर बात करें तो किसी से जाके अगर हम अपनी किसी ऐसी बात बोलते हैं तो हम उसको पहले यही चीज बोलते हैं कि
किसी को बताना मत। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, या कोई ऐसे बहुत पर्सनल चीजें हम जब भी किसी के साथ शेयर करें तो ये होता है, यार मैं तुमको तो बता रहा हूँ, तुम किसी और को प्लीज मत बता। एंड स्पेशली जब अपने कोई बहुत ज्यादा वर्नरेबिलिटी या इनसिक्योरिटीज किसी के साथ शेयर कर रहा है, तो ये आश्वस्ति दिलाना कि ये बात केवल वो दो लोगों के बीच में ही होगी, ये काउंसलर का बहुत बड़ा रोल और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद ब्रीफिंग अबाउट रोल्स। अब ब्रीफिंग अबाउट रोल्स की इम्पोर्टेंस इसीलिए है ताकि क्लाइंट को और काउंसलर को दोनों को अपने अपनी जिम्मेदारियों का पता हो, और इस सेटिंग में उनसे क्या अपेक्षित है, ये चीज के बारे में हम उन्हें काफी लाइटली और पोलाइटली एक बार एक्सप्रेस कर पाए, ये काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें एक सेकेंड पॉइंट सेटिंग अप ब्रीफिंग अबाउट रोल्स के साथ ये भी होता है कि गोल सेटिंग हो जाए कि हम इस काउंसलिंग सेशन में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या क्या आएगा। तो ये दोनों के एंड से होगा, ये काउंसलर के एंड से भी होगा और क्लाइंट के एंड से भी होगा। क्लाइंट भी अपने आप में ये एक्सप्रेस कर पाए कि मैं इस काउंसलिंग से क्या चाहता हूँ, और उसको काउंसलर भी बता सके कि मैं इससे क्या आपको डिलीवर कर पाऊंगा। तो दोनों के रोल्स डिफाइन होना ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेकेंड इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड अवेलेबल। ना ये काफी मतलब समझने जैसी और काफी सेंसिटिव बात भी होती है, बिकॉज अब ये चीज पता है कि जो पर्सन आपको अप्रोच करा ही इज ऑलरेडी डीलिंग विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी या ऐसी कुछ सिचुएशन जिसमें वो एक अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं है। तो इस बात की आश्वस्ति दिलाना, और केवल आश्वस्ति दिलाना नहीं बट एक्चुअली इवन वहां पर रहना जब भी आपके क्लाइंट को आपकी जरूरत हो। और इसमें ये बात भी नहीं है जब भी है मतलब एनी टाइम ऑफ द डे आपको कोई कॉल करे और बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम में और मुझे बात करना, बट इस चीज की आश्वस्ति बन जाए या ये चीज उसको कम्युनिकेट हो जाए कि जब भी जरूरत हो कंसिस्टेंटली आप उसके साथ बने रहोगे अनटिल अनलेस आप जो सामने वाले का प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा क्लाइंट में भी एक सेंस ऑफ बीइंग का जो है वो बन जाता है, एंड इट गिव्स हिम और हर आल्सो अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि चीजें सुधर सकती है और ठीक हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई आपके साथ कंसिस्टेंटली बना हुआ और आपके लिए है। नितुल नाउ बेटा जी, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। दो तीन चैट बॉक्स में मैसेज आए हैं, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आवाज तो मुझे आ रही है। आप यदि वॉल्यूम अपनी थोड़ी बढ़ा पाएं तो बेहतर होगा जी, बस इतना ही कहना चाहता जी जी काका, बिल्कुल मैं वॉल्यूम मेरे तरफ से मैंने फुल कर दिया है काका वॉल्यूम, होपफुली अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हूं। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। जी। तो अब सेकंड इसमें काउंसलिंग टेक्निक है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग टेक्निक। ये पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग टेक्निक जो है ये कार्ल रॉजर्स ने दिया था। एंड ये वाला जो टेक्निक है ये अगेन इट इज काइंड ऑफ अ शिफ्ट। जो इसके फाउंडर कार्ल रॉजर्स है, तो इसको इवन रॉजरियन काउंसलिंग भी बोला जाता है। एंड इवन इसके कुछ थेरेपेटिक अप्रोचेस है, जैसे हमने पिछले बार कुछ अप्रोचेस और इंटर थेरेपी इसको बोला जाता है। तो अगर आप कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो अगर कुछ संदर्भ आ रहा है इन दिस एस्पेक्ट, तो इट मेजरली टॉक्स अबाउट द पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग टेक्निक जो कि कार्ल रॉजर्स ने दिया है। तो इसमें कार्ल रॉजर्स का ये टेक्निक जो है ये केवल क्लाइंट को सेंटर में रख के उसके बारे में बात करता है। इसमें मेन फोकस जो है वो क्लाइंट के बारे में होता है। अब जब हम बोल रहे हैं कि क्लाइंट के बारे में होता है या क्लाइंट को सेंटर में रखता है, इससे हम क्या बोलना चाहते हैं? तो क्लाइंट को सेंटर में रखना इन द सेंस वो सेल्फ को एक काफी ज्यादा एम्फोसिस देता है विथ द थॉट ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस। नाउ व्हाट फ्रीडम एंड चॉइस कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें इसने ये चीज एक्सप्लेन किया है कि जो भी इंसान है ये चेंज के लिए या ग्रो करने के लिए, मतलब दैट इज
इन द सेंटर कि ही और शी वांट्स टू ग्रो एंड गेट बेटर। और हर क्लाइंट में या हर एक इंसान में ये पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो चेंज हो, ग्रो हो, और वो भी एक अच्छे पॉजिटिविटी के तरह जाना ही चाहता है। एंड हर एक इंसान में ये पोटेंशियल है कि वो अपनी जो भी एडवर्स सिचुएशंस है, जो भी तरह की एडवर्सिटीज है, उससे ओवरकम करके एक अच्छे ग्रोथ की तरफ जा पाए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक आगे बढ़ पाए। इसीलिए इसमें उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके इवन ह्यूमन साइकी को इस तरह देखा है कि इट विल लीड टुवर्ड्स द पॉजिटिविज्म। एंड इस वजह से अगर हम देखें, हम कहीं पर भी पेशेंट नहीं बोलते, हम हर जगह क्लाइंट ये वर्ड यूज करते हैं। तो इसीलिए इस चीज का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे हम दर्शन में भी जब पढ़ रहे हैं कि हर मानव पूर्णता की ओर अग्रसर है, और जितना मैं इसको समझ पाई हूँ, हमने कहीं भी गलत ये चीज नहीं बोली या कोई समझ नहीं सकता ये चीज नहीं बोली। हम हमेशा यही बोलते हैं कि वो क्रम में है। तो ये एक काफी अच्छा कनेक्ट समझ में आता है कि दैट हर ह्यूमन बीइंग में ये स्कोप है दैट ही कैन गो टुवर्ड्स अ बेटरमेंट, और वो ठीक होना ही चाहता है। इसीलिए इस थेरेपी को जब क्लाइंट इस थेरेपी के अकॉर्डिंग जब काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ इस थेरेपी के अकॉर्डिंग डील कर भी रहा है, तो इम्पोर्टेंट काउंसलर से एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज वो भी समझ ले, और इस चीज को वो भी इस समझ के साथ क्लाइंट के साथ डील करे कि वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरफ ही जाना चाहता है, और काफी ज्यादा एम्फोसिस करके कहीं भी सफरिंग्स के तौर पे इसको ना देखे। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इवन जो थेरेपिस्ट है, उनसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा डायरेक्टिव वे में या बहुत ज्यादा जैसे हम बोलें किसी को ऑर्डर दे रहे हैं उस तरह से इस काउंसलिंग सेशन को ना लेके क्लाइंट की चीज को समझ के एक उसके साथ अपना इमोशनल रेजोनेंस बना के फिर उसको आगे की तरह लेकर जाए। और पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में इवन एम्पैथी को एक बहुत मेजर प्लेस दिया गया। एम्पैथी को उन्होंने इस तरह से देखा कि जो क्लाइंट है उसके साथ एक काउंसलर अपना इमोशनल रेसेम्बलेंस देख पाए, उसके थॉट्स और फीलिंग्स को समझ सके, और उसके थॉट्स और फीलिंग्स को समझते हुए आगे के थेरेपीज को वो फॉर्मुलेट करे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको फैसिलिटेट किया जाए। इसके कुछ मेजर फीचर्स है जिसको हम शॉर्ट मतलब एक बार ग्लिम्स में देख सकते हैं। जैसे कि पहले एक मेजर इसका आउटकम यही रहा कि क्लाइंट को एक नॉर्मल पर्सन के जैसे ट्रीट किया गया एंड ना कि कोई एक पेशेंट। सेकेंडली, इसको ये समझा कि जो क्लाइंट है वो भी एक्टिवली चेंज की तरफ जा रहा है एंड चेंज इज इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चेंज। और कार्ल रॉजर्स ने ये जो आइडिया है ये उन्होंने 1957 में लाया था, जिसमें उन्होंने एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब ये बोला कि जो भी सिचुएशन है जिससे क्लाइंट डील कर रहा है उसको हम समझ के उसके पर्सपेक्टिव को समझ के उसका डील करें। सेकेंड पर्सपेक्टिव बोला कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में ये बोला दैट क्लाइंट को हम इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्ट ट्रीटिंग द क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट को भी हम एक कोई वर्दी पर्सन या एक जैसे बोल रहे हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन की तरह ट्रीट करे इररिस्पेक्टिव ऑफ उस टाइम पे उसके एक्शन, फीलिंग्स और थॉट्स किस तरह से है। so that the therapy sessions go in a way of positive directions and towards the growth. तीसरा उन्होंने एक फैक्टर जिस पे एम्फोसिस किया है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब ये कि जो काउंसलर है वो भी एक अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के साथ कंसिस्टेंसी पे रहे, और
इससे जो क्लाइंट है वो भी एक अपने जब वो काउंसलर को देखेगा कि वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के साथ बना हुआ है। अब इसमें ऐसा मेरा थोड़ा ध्यान गया कि इसमें जो हम जैसे 4.5 क्रिया में बोल रहे हैं आशा, विचार, इच्छा के साथ बना रहे हैं, वहीं तक इसको अगेन एक ध्यान जाता है कि एड्रेस कर पा रहे हैं कि जब वो अपने आशा, विचार, इच्छा के साथ बना रहेगा तो केवल उतने होने से ही क्लाइंट को काउंसलर पे एक भरोसा होगा और वो उस पे उसके तरफ फिर वो एक देख पाएगा और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा उससे मिल पाएगी। और इसी पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में आगे जाके कारुफ नाम के एक है जिन्होंने 1967 में कुछ और एलिमेंट्स और कंडीशंस ऐड किए जो ऑलरेडी रॉजर्स ने दिए थे उसके बाद, जिसमें उन्होंने रिस्पेक्ट इस एलिमेंट को ऐड किया। रिस्पेक्ट इन टर्म्स की जो काउंसलर है वो भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करे, और अगर कुछ डिफरेंसेस आता भी है तो वो एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी और वेलबींग के साथ एक काउंसलिंग प्रोसेस को आगे लेके जाए। एक जो भी क्लाइंट है उसको, पेशेंट को या समन जो उसका अवमूल्यन या इस तरह से ना हो, और उसको मतलब टुवर्ड्स द बेटरमेंट उसको हम ले जाने के लिए उस तरह से इन्होंने रिस्पेक्ट इस टर्मिनोलॉजी को रखा। सेकेंड, कन्फर्टेशंस इन द टर्म्स दैट जो भी एक्चुअली सिचुएशंस है उसको रियलिस्टिक और एक्यूरेट व्यू मिले और उसके अकॉर्डिंग आगे सारी डीलिंग्स हो, और जो जैसा है उसको रियलिस्टिक वे में दोनों पार्टीज एक्सप्रेस कर पाए। थर्ड इज कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस इन द टर्म्स की जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज डिस्कस हो रही है वो काफी फोकस्ड और डेफिनाइट हो, वेग और जनरल ना जाए, क्योंकि अगर डेफिनाइट और चीजें बेटर हो पाएगी और एक सही डायरेक्शन में जा पाएगी। एक लास्ट पॉइंट जो इन्होंने काफी स्ट्रांगली रखा इज सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर इन द टर्म्स दैट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय काउंसलर, जो काउंसलर को भी लगता है अबाउट द थॉट्स, फीलिंग्स, प्रेफरेंसेस, एक्सपीरियंसेस, ये भी वो एक अच्छी तरह से अपने क्लाइंट के सामने रख पाए, सो दैट वो जो एक रिलेशनशिप है वो इस तरह से क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच को मेजरली देख सकता है। नेक्स्ट, कुछ बेसिक स्किल्स ऑफ काउंसलिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग, जो हमने सपोर्टिंग स्किल्स जो है ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली आप मतलब पूरी तरह से आप जब अपने क्लाइंट के साथ हो या आई वुड से इवन किसी भी पर्सन के साथ आप जिस स्थिति परिस्थिति में हो वहां पे आप पूरी तरह से रहो, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। इस पर्टिकुलर अटेंडिंग स्किल्स को लेके सॉलर करके एक एक्रोनिम के थ्रू भी एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक्सप्लेन किया इन हिज बुक द स्किल्ड हेल्पर। इन्होंने SOLER ये 5 अल्फाबेट्स के थ्रू एक किस तरह से अच्छी क्लाइंट और काउंसलर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सकती है इसको रखा। S इज फॉर सिटिंग स्क्वेयरली। इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से बैठने के एंगल्स और पोजीशंस होने चाहिए, इन विच ही सेज कि एक ऐसे एंगल पे बैठा जाए इन एन अल्टरनेटिव एंगल जहां वो दोनों एक दूसरे को क्लियरली दिख रहे हो, सो दैट अ गुड कन्वर्सेशन इज एस्टैब्लिश एंड ईदर ऑफ द पार्टीज को ऐसा ना लगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा हो। सेकेंड, O इज फॉर ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर सेज कि आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो नॉर्मल होना चाहिए। ओपन पोस्चर मतलब आपके क्रॉस हैंड्स या क्रॉस लेग्स ना हो, एक गुड बॉडी पोस्चर में आप बैठे हो, वेर इन एक ओपन पोस्चर रिजेंबल्स की देर इज openness to even talk and express the feelings. Second, L is for lean forwards. लीन फॉरवर्ड्स में इस तरह से बताया कि जो काउंसलर है उसने ऐसे तरह के इनिशिएटिव्स ले या वो इस तरह से बात करे या अपनी शेयरिंग्स रखे कि उस वजह से क्लाइंट भी कंफर्टेबली अपनी बात सामने रख सके। तो इट शुड गो इन अ वे कि
काउंसलर क्लाइंट की बात सुनने में इंटरेस्टेड है और उनसे बात करना चाह रहे हैं, सो दैट more good and strong counseling sessions can take place and more healthy conversations can happen between client and counselor both. उसके बाद E is for eye contact. Eye contact resembles कि एक अच्छे लेवल का पॉजिटिव आई कांटेक्ट हो. एक किस तरह से आप सामने वाले को देख रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे इन्होंने ध्यान दिलाया है. और इसमें लास्ट आर है रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज. रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज जो है, रिलैक्स्ड इन द सेंस कि एक कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज इस तरह से हो कि वो कहीं से भी ऐसा ना प्रिडिक्ट करे या इस तरह का कोई मैसेज ना जाए दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड या आप किसी तरह अवॉइड कर रहे हो. जनरली वी सी की फोल्डिंग हेड्स, या अगर कोई मेरे सामने बैठा है और मैं कहीं साइड में देख रही हूँ, या मेरे एक्शंस कुछ इस तरह से है कि वो इस तरह का मैसेज सेंड करे दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कन्वर्सेशन, इस तरह का एक चीज एक्सप्लिसिट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग का ये है कि जब हम नहीं बट सुनने के साथ समझना भी. सो लिसनिंग मतलब इवन अंडरस्टैंडिंग दैट what the person wants, उनके थॉट्स, नॉट जस्ट वर्ड्स कि जो वो बोल रहे हैं केवल सही तरह. सिग्नल की से प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी आवाज कट जा रही है, मुझे थोड़े कर से पाया है बेहतर. जी भैया. हाँ, 1 मिनट के लिए आवाज अ, कट गई थी, ऐसा मुझे लगा. अच्छा, ओके ओके, अब आ रही है क्या आपका क्लियरली? जी अभी बिल्कुल बढ़िया. ठीक है. तो एक्टिव लिसनिंग में यही कि केवल वर्ड्स को नहीं बट बाकी भी जो चीजें हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, या किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, या इवन कोई वर्ड से अगर कुछ बोल रहा है तो वो वर्ड्स के थ्रू क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज को भी सही तरह से गेज करना और समझना, ये काउंसलर का रोल है. एक्टिव लिसनिंग में एक ये भी पार्ट आता है कि अगर आपने कुछ चीज सुनी तो आप उसको इवन क्लैरिफाई करके और क्लियर कर लो कि जो आपने सुना क्या वो सही इंटरप्रीट किया. तो इसके लिए वापस से पैराफ्रेज करके आप क्लाइंट के साथ इसको रीचेक कर लें. देन इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स है जिसमें मेजरली 4 ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एम्फोसिस किया है. फर्स्ट इज बॉडी पोजिशन, सेकेंड इज पोस्चर एंड जेस्चर, ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज. तो ये कुछ इस तरह के फैक्टर्स है या इस तरह के कुछ एलिमेंट्स है जो एक काउंसलर ने इंश्योर करना चाहिए कि वो ही इज मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स विद इन हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज टोन ऑफ वॉइस. टोन ऑफ वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. कई बार केवल हम क्या बोल रहे हैं उसके साथ साथ कैसे बोल रहे हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. अगर मैं किसी को सॉफ्टली बोल रही हूँ तो मेरे वॉइस में भी वो सॉफ्टनेस होना चाहिए. सो आप क्या बोल रहे हो उसके साथ साथ आप कैसे बोल रहे हो इस पे भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस है. द नेक्स्ट इज स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग. अब जैसे काउंसलिंग सेशंस जो है इसका पूरा कोर क्वेश्चनिंग पे ही होता है. क्वेश्चनिंग एक काफी मेजर रोल प्ले करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस है. क्वेश्चंस भी मेजरली 4-5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है नाम में होता है, और जैसे कि अगर किसी को पूछ लिया कि आप कैसे हो तो ही वुड से कि हाँ मैं अच्छा हूँ, या आपने खाना खाया तो हाँ या नहीं खाया. तो इस तरह के जिसमें बहुत कन्वर्सेशन का स्कोप नहीं हो उनको क्लोज्ड क्वेश्चंस बोला. सेकंड इज ओपन क्वेश्चंस. ओपन क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस है जिसमें काफी ज्यादा बात करने का या डिस्कस करने का स्पेस होता है. थर्ड इज प्रोब क्वेश्चंस. प्रोब क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें हम कोई और आगे किसी को पूछ रही हूँ कि आप इस आगे क्या प्लान है. तो आगे के अगर मैं किसी से कुछ चीज जानती हूँ तो उसको बोले प्रोब क्वेश्चंस.
फोर्थ इज एन एक्सेंट। एक्सेंट को भी एक इम्पोर्टेंट एसेंट क्वेश्चन, सॉरी एसेंट क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस है वेरिन मैं किसी से बार बार कोई चीज पूछ के कंफर्म कर रही हूँ कि क्या ये इस क्वेश्चंस आर इन अ वे कि किसी चीज को अगर मैं और इलेबरेट करके अगर उसी को ज्यादा जानकर उस पर क्लैरिफिकेशंस जानना चाह रहे तो दैट आर काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस। इसके बाद में स्किल ऑफ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मेजरली ये होता है कि जो भी बात हुई उसको रीस्टेट करना या टू इंश्योर कि जो क्लाइंट बोल रहा है और जो मैं सोच रही हूँ ये दोनों एक ही चीज है, इसके लिए पैराफ्रेजिंग यूज होता है। पैराफ्रेजिंग अपने आप में काफी बड़ा स्किल है क्योंकि अगर मैं बार बार किसी को एक ही चीज पूछूंगी तो ही और शी मे गेट डिस्टर्ब बाय इट। सो paraphrasing is an important aspect wherein सही तरह से even if I want to know something multiple choice तो उसको multiple times तो उसको इस तरह से पूछे कि वो काफी ज्यादा रिपीटेशन ना लगे पर हम सेम पेज पर आ पाए। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स मेजरली डील करता है वर्बल और नॉन वर्बल जो हमारे फीलिंग्स हमने दोनों तरह से एक्सप्रेस किए वो सही तरह से हम तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। एंड अगेन लास्ट एंड द मेजर पार्ट इज समराइजिंग। तो थ्रू आउट द सेशन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं उसको हम एक जगह ला पाए और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकल पाए। जैसे जो भी कन्वर्सेशन का जिस्ट हो रीचिंग टू दैट इज मेजरली इन द हेड ऑफ समराइजिंग। इसके बाद एक मेजर पार्ट एक ये भी होता है अबाउट केस हिस्ट्री एंड इंटरव्यू। केस हिस्ट्री एंड इंटरव्यू जो है ये नॉर्मली भी हम अगर किसी से मिलते हैं नॉट जस्ट इन काउंसलिंग तो केस हिस्ट्री एंड इंटरव्यूइंग इज समथिंग जो हम सब करते ही है। लाइक सपोज अब मैं आज किसी से मिलती हूँ तो आई वुड ऑलवेज नो कि क्या किया क्या नहीं। जैसे हमने भी जब ये सेशन शुरू किया तो मेरी एक शॉर्ट में केस हिस्ट्री रखी गई। तो इस तरह से जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वी डेफिनेटली शेयर कि बैकग्राउंड क्या था। तो नोइंग द बैकग्राउंड इज मेजरली द पार्ट ऑफ केस हिस्ट्री। काउंसलिंग में केस हिस्ट्री का एक बहुत मेजर रोल है और केस हिस्ट्री जो है इसका एक प्रॉपर तरीका है। ये कन्वर्सेशन भी एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल मैनर में प्लान्ड तरह से किया जाता है। सो केस हिस्ट्री में देर आर फ्यू पर्टिकुलर डोमेन्स जिसके बारे में बात होती है। पहले तो ये कि क्लाइंट के प्रॉब्लम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, वो किस तरह से फील कर रहा है, उसके फियर्स क्या है, क्या डिफिकल्टीज है जो वो डील कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इलनेस आर देयर। ये सब एक पार्ट है केस हिस्ट्री का। दूसरा उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो काफी वाइड मतलब काफी जेनरिक है जिस तरह से विच में हैव कि उसका नाम, एज, कहाँ रहते हैं, किस तरह का उनका इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस, फैमिली, जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ केस हिस्ट्री। सेकेंड उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कि केस हिस्ट्री में ये भी आता है कि उनके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, पास्ट प्रॉब्लम्स, उसके सिम्टम्स, उनके बिहेवियर्स, दिस इज अगेन वन पार्ट ऑफ केस हिस्ट्री। और एक बार आप अपने क्लाइंट से ये सब चीजें जान लो तो इसके बाद का जो सेकेंड स्टेज ऑफ केस हिस्ट्री है ये एक काउंसलर खुद डिजाइन करेगा। खुद डिजाइन करेगा इन द सेंस कि एक बार आप ये सब चीजें जान लो इसके बाद में काउंसलर खुद भी नोट करेगा कि जब वो क्लाइंट से मिला तो उस दौरान में उनका अपीयरेंस किस तरह था, उनके वर्बल कम्युनिकेशंस कैसे थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस ये किस तरह थे। तो इन सब चीजों को समझना और इसको सही तरह से नोट डाउन करना ये सब केस हिस्ट्री का एक काफी मेजर पार्ट है। केस हिस्ट्री के बाद केस हिस्ट्री में इवन अगर कुछ मेडिकल हिस्ट्री है या किस तरह से कोई एलिमेंट आया उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, ये सब पॉइंट्स भी केस हिस्ट्री में कवर किए जाते हैं। And after that interview is the second part of it, case history and interview. इंटरव्यू जो है ये मेजरली क्लिनिकल असेसमेंट में यूज होता है।
क्लिनिकल असेसमेंट में इन अ वे कि जो भी वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर्स है या किस तरह से उनका अभी तक का डायग्नोसिस रहा है, तो एवरी थिंग विच इज रिलेटेड टू गैदरिंग ऑफ डेटा, मतलब उसके बारे में जो भी हम जानना चाह रहे इन द टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सारा पार्ट इंटरव्यू में आता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि वो सारा डेटा गैदर करके हम एक सही डायग्नोसिस कर पाए, एंड डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह का मतलब क्या डिसीजंस लिए जाए फॉर ट्रीटमेंट, उसको फिर हम फाइनली फिर असेस कर सकते हैं, एंड देन दैट कैन बी गिवन टू द क्लाइंट, और इन इफ इट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर है तो मे बी पेशेंट इन दैट केस। तो इस तरह से इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में एक मेजर पार्ट ये भी होता है अबाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है दिस कैन इवन, इसको हम लोग ज्यादा, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में जो 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे अबाउट गाइडेंस, काउंसलिंग एंड देन साइकोथेरेपी, सो ये इंटरव्यू का काफी सारा पार्ट हम वहाँ पे भी आगे जाके देखेंगे। सो इसको हम लोग आगे के सेशंस में और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के सेशन में मैं इतना रखती हूँ, अभी 15 मिनट है, ले सकते हैं। थोड़ी देर और यदि आप कंटिन्यू करें, 5 मिनट निकल बेटा जी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ काफी बढ़िया तरीके से आपने रखा है, और क्वेश्चन की बजाय सुनने की ज्यादा इच्छा हो रही है। तो यदि आपकी तैयारी है तो साइको एजुकेशन पर भी आप बात करेंगे। ठीक है। ये आगे के पॉइंट्स में मैंने कंटेंट स्लाइड्स में तो बहुत एक्चुअली मैं डाल नहीं पाई हूँ, तो जी मैं नॉर्मली आपको ठीक है, शेयर कर लेती हूँ। ठीक, तो बहुत अच्छा। इसके बाद स्किल्स एंड काउंसलिंग का एक पार्ट होता है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन जो है ये एक क्लाइंट को उसके साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जो है या उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसको समझना। तो ये जनरली जो भी तरह के कॉजेस है, जो सिम्टम्स है, जो उसकी जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बाद जो कंडीशंस आई है उसको सही तरह से समझना। एंड ये चीज जो है ये आप उसके क्लाइंट को, उसके फैमिलीज को, उनको ये किस तरह से इवेल्युएट करके समझा पाओ सो दैट उनकी एक बेटर क्वालिटी लाइफ हो पाए, और जिस तरह की वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उसको वो डील कर पाए। इज साइको एजुकेशन एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट भी देखा जाता है, बिकॉज किसी को उनके साइकोलॉजिकल कंडीशंस को पहले तो आप अभी तक के जो हमने स्किल्स समझे इसके थ्रू आप उसको गेज कर पाते हो, बट देन साइको एजुकेशन जो है ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें अब जो आपने एनालिसिस किया उसको आपको सामने वाले आपके क्लाइंट को समझाना है कि अब आप इस स्थिति में हो। सो उसको अपनी प्लेस इस तरह से बताना दैट उसको आप पॉजिटिवली रख पाओ, एंड नॉट जस्ट सिर्फ वो इंसान को बट इवन टू रीच आउट देयर फैमिली, उनको आप एक उनके साइकोलॉजिकल स्टेट को रख पाओ, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या उसके लिए क्या किया जाए, उसको कैसे कोप अप होगा, इन सब चीजों को बताना। दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स इन द काउंसलिंग सेशंस। इसमें जैसे ये मेजरली इसीलिए किया जाता है ताकि उनको अपनी जो स्टेट है उसका पता चल सके, एंड जो भी तरह के डिफिकल्टीज इंडिविजुअल और उनके साथ एसोसिएटेड जो भी लोग हैं उनको भी ये बात हम लोग एक्सप्रेस कर पाए। जो साइको एजुकेशन है ये सिर्फ साइकोलॉजिकल या मेंटल कंडीशंस जो होती है जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है या क्लिनिकल डिप्रेशन, डिमेंटिया, सिज्नोफ्रेनिया या किसी तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या कुछ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, सिर्फ इनको लेके ही नहीं बट इवन जो फिजिकल इलनेस है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज,
कार्डिक इलनेस जो एक लंबे समय तक रहता है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, इसका पूरा एक आपको एनालिसिस और इसका पूरा एक उनको हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इसको लेके आपको एक कम्युनिकेट करना है। और इसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है काउंसलर का कि जब हम साइको एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये केवल एम्पैथी बेस्ड ना हो, मतलब जब आप फैमिली को बोल रहे हैं तो वो इस तरह से ना जाए कि वो हमेशा उनके तरफ एक एम्पैथी वाला अप्रोच हो। मतलब बहुत ज्यादा अगर हम लोग भी देखें, बहुत ज्यादा अगर कोई किसी डिसऑर्डर से डील कर रहा है और उसको अगर बहुत ज्यादा इस तरह से डील किया जाए कि आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, तो वो किसी को एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए और इस तरह से आगे लेके जाए कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तरह से इसको आगे ले जाना एक काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें काउंसलर को काफी डिलिजेंटली इस चीज को करने की जरूरत है। इसमें ये चीज भी समझना एक बहुत जरूरी है कि केवल क्लाइंट एक अकेले आइसोलेशन में किसी पर्सन को ठीक नहीं कर सकता। मतलब क्लाइंट केवल अकेले रहेगा और उसको काउंसलर ठीक कर देगा, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए उनके फैमिलीज को भी इसमें इन्वॉल्व करना, वहाँ एक साइको एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द मेंटल हेल्थ केयर कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे आप अपने जो भी फैमिली मेंबर है उसके साथ कैसे करोगे, उनको कैसे सपोर्ट करोगे, और उनके फिर जो बिहेवियर्स है उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, उनका मेडिकेशन, डाइट, उनके रूटीन्स किस तरह से हो, ये सारा वन ऑन वन उनके साथ डिस्कस होना। और इसको आगे अलग अलग इसमें एक्सटेंशंस भी इसके काफी है, जैसे काफी सारे सपोर्ट ग्रुप्स है, वो भी एक स्पेस है फॉर साइको एजुकेशन। वहां पे भी आप देखोगे कि काफी सारे पेशेंट्स, ताकि एक इंडिविजुअल को स्ट्रेंथ मिले सो दैट ही और शी कैन असेस कि हाँ मैं इस तरह से और अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, या एक म्यूचुअली सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, ये एक साइको एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। एंड मेजरली इफ वी टॉक अबाउट साइको एजुकेशन, तो इसमें अब केवल काउंसलर और क्लाइंट नहीं, बट इसमें इवन फैमिली, टू एन एक्सटेंट अगर कुछ रिलेटिव्स हो तो वो, फ्रेंड्स, एक लेवल पे इसमें सोसाइटी भी पूरी तरह से इंटीग्रेट होती है। तो इसीलिए जब हमने शुरू के क्लासेस में ये बात किया था ना अबाउट द मिथ एंड रियलिटीज, तो ये चीज को समझना कि काउंसलिंग, जैसे हमने बात की थी कि दिस इज टुडे अ टैबू कि कोई काउंसलर के पास जा रहा है एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। So again, at a society level, normalizing something like counseling is also a major role in psychoeducation, and हम सब भी as individuals इस चीज को acknowledge करें। और अगर इस तरह से कोई हमें भी रीच करता है तो हम उस तरह से इसको डील करें। जैसे थोड़े बहुत स्किल्स तो हम अभी जानते ही है, बट अगेन हम में से कोई भी अभी उस प्लेस पे नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन दैट इवन लाइसेंसिंग इज अ रोल, नॉट जस्ट मियरली कि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई और अब हम किसी को काउंसलिंग कर सकते हैं। बट एक ये चीज की नॉर्मलाइजेशन दैट इट इज ओके और ठीक हो जाएगा एंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको एक साइको एजुकेशन में सही तरह से लाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। काका, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हम थोड़ा बाद में, बड़ा हाँ ठीक है। है, तो इसको अगले सेशन में हम लोग उम्मीद करेंगे कि सुन लें आपसे। बहुत अच्छा, आपने बिना कंटेंट लिखे हुए स्लाइड पर आपने अच्छा साइको एजुकेशन पर बात कही। और मैं अपने इससे रिलेट कर रहा था, मेरे घर में मेरे पापा पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित थे और करीब 6 साल तक बेड रिडन रहे। तो एम्स दिल्ली में उन लोगों ने हम फैमिली मेंबर्स को क्लास लिया और एक एक बुकलेट दी थी, जिसमें कि जी पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड सारी जानकारियां, पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको क्या स्मॉल एक्सरसाइजेस कराने हैं, बिल्कुल। कम्युनिकेशन में किन टॉपिक्स को शामिल करना है।
तो हमें काफी एजुकेट किया था और हम उससे काफी अवेयर हो पाए थे और डील करने में काफी सुविधा हुई। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने। इवन जैसे जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, मेरी एक फ्रेंड है, सीनियर है, जिनके बेटे को एक काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। तो इवन अब जैसे वो भी पूरे फैमिली के साथ उनके बच्चे को लेके जाते, इनिशियली तो वो ही गए, बट अब उनके फैमिली को भी पता है कि उनके बेटे को अब उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, फैमिली मेंबर्स ने उनके साथ कैसे बिहेव करना है। इवन अब हम भी उनसे कभी मिले तो अब हमें भी वो बताती कि इसको क्योंकि इस तरह का इशू है तो आप इसको इस तरह से रहो, इसके साथ आप इस तरह से बात करो। तो ये काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम उस चीज को समझे और उसके अकॉर्डिंग डील करें। तो काफी सेंसिटिव चीज भी होती है व्हेन यू टॉक टू फैमिली। एक इन पर्सन जब दो लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में जनरली ये कि पर्सन खुद जाता है काउंसलर के पास, तो वो एक काफी पर्सनल स्पेस में होता है, बट कई लोग तो फैमिली को बताते भी नहीं है कि वो काउंसलर के पास जा रहे। तो इसमें जब फैमिली या सोसाइटी इंटीग्रेट होती है या वो खुद सोशली कहीं जैसे सोशल गैदरिंग्स वगैरह में भी होता है, तो जब वो ऐसे सोशल गैदरिंग में अपने जैसे लोगों के साथ मिलना बात करना, तो वो जो एक क्रिएशन ऑफ स्पेस है वो अपने आप, पर्टिकुलरली इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स की भी बात करेंगे, तो उसमें उसका एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, जैसा कि शुरुआत में पहली दो लाइन में आपने कहा था कि इनफॉर्मल काउंसलिंग और फॉर्मल काउंसलिंग। इनफॉर्मल में जैसे हम फैमिली सेटअप में किसी को काउंसल करते हैं, बच्चे को, फैमिली मेंबर्स को, तो सोचना भी मत। टीवी का और माइक अनम्यूट है। तो अब इस पूरे सेशन के बाद ऐसे लग रहा है कि हम काउंसलर बन गए आधे तो लेकिन लास्ट में आपने जो लाइन कह दी, लाइसेंसिंग एक बड़ा फैक्टर है इससे हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें मन में आ रही होंगी सभी के साथ। हमारे पास कुछ वक्त है जिससे आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है जी, स्वागत है। मुझे लगता है जितने स्किल्स आपने बता दिए, जिसमें सोलर वाला जो फॉर्मूला टाइप से है, सिटिंग स्क्वायरली, ओपन पोस्चर, लीन फॉरवर्ड, आई कांटेक्ट एंड रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज, जो कि गिरबाल्ड इगैन ने दिया था, ये काफी एक फॉर्मूला की तरह लग रहा है। और इसके अलावा जो क्वेश्चनिंग स्किल है, उसमें एक प्रोब क्वेश्चनिंग आपने डिस्कस किया था, वो उस समय सिग्नल आपका चला गया था, तो उसको एक बार यदि आप दोहरा दें। प्रोब क्वेश्चनिंग मतलब क्या? इंसिस्ट करना किसी क्वेश्चन को लेकर के, ऐसा है क्या? जैसे आपने क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, फिर प्रोब क्वेश्चन थर्ड बोला था, उसको मैं थोड़ा सा नहीं देख पाया था। जी भैया, प्रोब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरली कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर है उसको अगर मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मैं अगर पूछती हूँ कि आप जैसे आज तक क्या हुआ, ये आप ओपन क्वेश्चंस और क्लोज क्वेश्चंस के थ्रू पूछ सकते हैं, बट इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछती हूँ कि भैया आप इस सेशन के बाद क्या करना चाहते हैं, या कोई अगर उसका कॉलेज के एरिया में है या जॉब छोड़ के आया है और किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, तो अगर मैं उसको पूछती हूँ कि ठीक है आपका जॉब तो हो गया, अब आगे आप क्या सोच रहे हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको प्रोब क्वेश्चंस बोलते हैं, जिससे हम आगे की कुछ इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हो। बढ़िया। तो दो हैंड रेज हैं, जिसमें अल्फाबेटिकली लें तो अध्ययन शिविर हापुड़ से जो भी हाथ रेज किया हुआ है वो अपने प्रश्न रख सकते हैं। उसके बाद हेमंत भैया जी अपनी प्रश्न रख सकते हैं। हापुड़ से नमस्ते। जी। नमस्ते भैया जी। हापुड़ अध्ययन शिविर से मैं बोल रही हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। बहुत अच्छी प्रस्तुति बेटा जी आपकी रही, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। और भैया जी सही कह रहे थे कि सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे आधे काउंसलर तो हम बन ही जाएंगे। बस
पूरे में एक दो बात पे थोड़ा सा ध्यान गया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्लाइंट वर्ड को किसी और सम्मानजनक शब्द से रिप्लेस कर सकें। हम जब काउंसलिंग और क्लाइंट यूज कर रहे हैं और हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में इसको कर रहे हैं, तो क्लाइंट वर्ड कुछ मुझे लगा कि इसकी जगह हम कोई सम्मानजनक शब्द ले लें। जी ऐसे ही एक इंसाइट काफी अच्छा है। इस पे हम लोगों को सोचना काफी पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं भी अभी दर्शित्व किया है, तो अगर हम किसी शब्द को वहां रखने की सोचते हैं तो वो शब्द काफी सही होना चाहिए। तो शायद मेरी तो उतनी समझ इस बारे में नहीं है, अगर कोई आप लोगों में से कोई उसको सजेस्ट करे तो बिल्कुल मैं भी अपने प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टाइम चेंज कर सकती बिल्कुल जी बेटा जी, मेरे दिमाग में एक शब्द आ रहा था कि क्या हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं कि माय न्यू फ्रेंड्स। हूँ। दीदी इसमें मैं ये शेयरिंग भी रखना चाहूंगी कि अभी क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं, इसीलिए हम क्लाइंट और इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं। पर जब काउंसलिंग सेशंस होता है ना, तब क्लाइंट वर्ड नहीं यूज होता। इसमें आप जनरली देखेंगे कि हर काउंसलर कुछ ऐसा वर्ड, मतलब ऐसा ही कि कोई पॉजिटिव वे में ले सके। अब ये भी देखिए अपने आप में एक शिफ्ट है, इसको कहीं भी जगह पेशेंट नहीं बोला। अब कोई मानसिक रोगी है तो उसको पेशेंट भी तो बोल सकते थे, पर पेशेंट ना बोल के इसको क्लाइंट। तो जब काउंसलिंग के सेशंस होते हैं तब वहां पे भी क्लाइंट नहीं, पर वहां पे ऐसा ही कुछ वर्ड यूज होता है जो कि और पॉजिटिव। और बढ़िया। कंटेंट में भी मे बी आगे हम जब दर्शन के रेफरेंस में इसको लिखेंगे तो हम वहां पे कोई अच्छे और शब्द का चयन करके बिल्कुल रख सकते हैं। इसको मैं नोट करके रखूंगी। बढ़िया बेटा जी, बढ़िया। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हेमकांत भैया जी, आप अपने प्रश्न कीजिए। सर नमस्कार। तो जैसे ये मैम ने बताया, बहुत अच्छा बताया, और इसके हेल्प से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं काम। जी कंटिन्यू करें हेमकांत भैया। हाँ हेलो, सभी सुन पा रहे होंगे मुझे? जी हाँ जी नमस्कार हाँ, अभी आ सभी रही है को। आवाज। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो मैम ने बताया है वो काफ़ी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि इसकी हेल्प से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल भी हो सकता है, अगर हम इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करें तो। और बाकी चीज़ें भी हैं उसके साथ साथ, वही इन्वायरमेंट्स उन सब का भी इफेक्ट तो होता ही है, पर ये जो कुछ टेक्निक्स वगैरह कुछ मेथड्स बताएं, उनकी हेल्प से भी हम कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेतल बेटा जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है आपका सेशन और ये इन्फॉर्मेशन? भैया अभी तो आगे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब भी इसमें आगे टॉपिक्स आएंगे। तो मे बी जब हम वो डील करेंगे तो भैया का कंसर्न और अच्छे से एड्रेस हो पाएगा। पर अभी भी जैसे काफी सारे एस्पेक्ट्स जो है ये थोड़े काउंसलर के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि हम इसको एकेडमिक में कैसे लेके जाएंगे तो उस दृष्टि से रखा है। बट आगे ये भी एस्पेक्ट्स है जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें, और बेसिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट जब आएंगे तब इसमें और क्लैरिफिकेशन आगे के सेशंस में मैं ये भी डिलीवर बिल्कुल करूंगी। जी, और किसी के पास कोई सवाल हो? पूरे सेशन के इतने सारे अच्छे टॉपिक्स के अंदर कुछ न कुछ जिज्ञासा, हालांकि सुनते हुए ही मन नहीं भर रहा था, वो सारे कलेक्ट होते जा रहे थे, है ना। एक जगह तो ऐसा लगा इतना इन्वॉल्व होकर नेतल बेटा जी ने अपनी प्रस्तुति की कि उन्होंने खुद को केस कह दिया, जबकि उनका बैकग्राउंड शुरुआत में थोड़ा मैंने रखा था, है ना। यू आर नॉट द केस। तो बाकी और किन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो काफी अच्छा रहेगा हम सब के लिए भी। जी मंगेश काका बताइए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी काका आ रही है।
नमस्ते, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था बेटा, बहुत मजा आया। मैं थोड़ा फर्स्ट पार्ट में लॉग इन नहीं कर पाया, बार बार नेट जा रहा था। तो मुझे ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज का अपना साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से डिफरेंस जानना था। एक होता है इंटरव्यूइंग, दूसरा है कंसल्टिंग और तीसरा है काउंसलिंग। जी इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? मतलब हम जब किसी से बात करते हैं तो ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, या कोई भी नहीं है, और एक जनरल डिस्कशन। इंटरव्यूइंग और क्या बोला अभी आपने? इंटरव्यूइंग, कंसल्टिंग और काउंसलिंग। इंटरव्यू काका मेजरली मैं इसको फिर से चेक करूंगी, बट अभी जितना मैं इंफॉर्मेशन रूप में जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इंटरव्यूइंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग इसको इस तरह समझ पा रही हूँ कि जो कंसल्टिंग है ये एक गाइडेंस मैकेनिज्म है। काउंसलिंग की जब हम बात करें तो वो काउंसलिंग, और जो इंटरव्यूइंग है ये कई जगह पे ऐसा आज भी मैंने जो प्रेजेंटेशन में रखा कि ये ज्यादातर क्लिनिकल एस्पेक्ट में ज्यादा इसका रेलेवेंस, या ज्यादा इसको जब हम जैसे आप तो डॉक्टर ही है, क्लिनिकल इसमें जैसे आप जब किसी पेशेंट का जो केस हिस्ट्री बना रहे हैं या उससे जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पस, अब इसमें पर्पस क्लियरली इस तरह दिया है कि आप किसी डायग्नोसिस को बना के उसका कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं अगर, तो इस प्रोसेस को बोला इंटरव्यूइंग। और जब हम कंसल्टेशन की बात करें तो कंसल्टेशन इज मियरली गाइडेंस कि अब इसके लिए क्या किया जाए, या अगर कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो स्टेट पे जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो तो कोई प्रॉब्लम होने के पहले का जो स्टेट है वो कंसल्टेंसी है, और जो काउंसलिंग है वो एक रेमेडियल स्टेट है। तो ऐसा हो गया तो नाउ दिस इज द थिंग, तो स्ट्रेस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसको लेके जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं दैट इज काउंसलिंग वाला पार्ट। और उसके आगे एक इंटरव्यूइंग वाला पार्ट आएगा जहाँ पूरा एक अपना प्रॉपर केस हिस्ट्री वगैरह बना के उसके बाद उसका क्या लाइन ऑफ एक्शन होना है या उसको ठीक करने के लिए किस तरह से डायग्नोसिस के बाद प्लान किया जाए, दैट कम्स इन इंटरव्यूइंग। बट इसको मैं और थोड़ा क्लियर करके मे बी नेक्स्ट टाइम रख पाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बट इसका कोई ऐसा पैटर्न है क्या कि पहले इंटरव्यू, फिर कंसल्टिंग, फिर काउंसलिंग? ऐसा कोई ठोस पैटर्न नहीं होता? काका गाइडेंस काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में है, तो अगर इसको उससे थोड़ा रिलेट करे तो मे बी होगा, बट एग्जैक्टली आंसर करने के लिए आई हैव टू रीड मोर अबाउट इट। ओके ओके, बट नो प्रॉब्लम। गाइडेंस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ये तो क्रोनोलॉजिकली बताया गया है। हाँ जी, अभी और थैंक यू कोई सो हैंड मच। हैंड रेज नहीं दिख रहा है। थैंक यू भैया। योगेश भैया, यदि आखिर में अपने दो शब्द आज की प्रस्तुति के ऊपर रख दें तो भैया, यदि आप सुन पा रहे हो और कुछ रख पाने की स्थिति में हो। जी भैया। हाँ हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं अभी इधर एक कार्यशाला में था और कुछ आखिरी के मुद्दे थोड़ा सुन पाया और पहले के कुछ मुद्दे, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लैरिटी तो बन रही है। और ये जो एक हम सभी के शोध के दृष्टि से कंटेम्पररी साइकोलॉजी में क्या मुद्दे प्रस्तुत किए हैं, कैसे अभी के दुनिया के अलग अलग अवस्थाओं के प्रश्न कैसे उन्होंने उठाए और उन प्रश्नों को किस प्रकार से विश्लेषण शैली में प्रस्तुत किया है, ये एक हमारे शोध के लिए उपयुक्त लग रहा है ये, और उसको पुष्ट कर रही हैं बेटा जी। तो ऐसे प्रस्तुतियों से जितने प्रश्न हमारे सभी सुनने वालों के बनेंगे, उससे हम जो इसका अगला चरण है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या ऐसे अनसुलझी समस्याएं आ रही हैं जहां तक काउंसलिंग साइकोलॉजी रुक जाती है, यहाँ तक हमें पहुंचना है।
पर इसके लिए काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या कवर किया गया है, ये हम सबको एक बार स्पष्ट होना आवश्यक है। और इस दृष्टि से ये जो प्रेजेंटेशन थी ये उस प्रकार से उपयुक्त लगी। तो दूसरे चरण में हम अनसुलझे प्रश्न कंटेम्पररी साइकोलॉजी के और मध्यस्थ दर्शन में जो व्यवहारिक उत्तर शास्त्रों में दिए हैं, ये हम लोग दूसरे चरण में इस स्टडी को ले लेंगे। और तीसरे चरण में मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में कैसे हमारी मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूज्य बाबा जी ने हमारे सम्मुख रखा है, इसको हम समझेंगे। और धीरे धीरे मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान की प्रकाश में हमारी मनोवैज्ञानिक स्थितियां कैसे बनती है और ये शास्त्र हम कैसे आत्मसात करके हमारे व्यवहार और आचरणों में परिवर्तन कर सकेंगे, ये एक दिखता है। तो उस दृष्टि से ये सभी प्रस्तुतियों के प्रयास, ये तो मेरे जैसा व्यक्ति तो उसको स्वागत ही करेगा। और जिस उत्साह से सभी लोग भाग ले रहे हैं, ये एक अपनी सभी प्रस्तुतियों की रिफ्लेक्शन खुद ही बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी आज की प्रस्तुति का। और संदीप भैया जिस प्रकार से संचालन कर रहे हैं, उत्साह बनाए रखे हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। काफी दो शब्द ही हैं लेकिन काफी मार्गदर्शक तरीके से आपने रखा भैया कि शास्त्र और मनोविज्ञान कैसे कंटेम्परेरी साइकोलॉजी को आगे ले जाएंगे और नई मानसिकता में युवाओं को जोड़ पाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो भैया क्या किसी इसको के यहाँ कुछ पे अगर फीडबैक्स हो या कुछ जी इम्प्रूवमेंट हो तो भी भैया बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव भी कर पाऊँ नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो तो और कुछ यदि नहीं रखना हो तो हम लोग विदा ले सकते हैं सर। जी तो सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं आमिर जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते सभी को। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते।